अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। 2 दिन कहानी भी आप नहीं सुन सके, कुछ और प्रोग्राम भी पिछले वीक में आप नहीं देख सके। उस गैर हाज़िरी की वजह यह है कि यूँ समझिए मैं जिस जगह पे हूँ इस वक्त, तो वहाँ पे नेट मेरे पास जो वाईफाई होता है वो अवेलेबल नहीं है। मोबाइल का नेट है जिसको मैं इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, वो भी बड़ी मुश्किलों से। कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई है जो इंशाल्लाह 3-4 दिन तक जो नेट का इशू है ये हल हो जाएगा। तो नेट प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा नहीं रह सका। बाकी आप लोगों ने आज ही मैंने मोबाइल के ज़रिए कनेक्ट किया है तो बहुत ज़्यादा मैसेज आए हुए थे आपके दुआओं के कि आप खैरियत से हैं, क्या हुआ है। तो आप सबको मैं बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। बस ये जो एक इशू आया है ना जुड़े रहने का, वो नेट की वजह से था। इंशाल्लाह मैं उसी तरीके जुड़े रहूँगा। कुछ और नए प्रोग्राम भी हैं जो मैंने आप लोगों के लिए लेके आने हैं, तो बस इसके लिए दिल से माज़रत ख्वाह हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहानी के बगैर कितनी बेचैनी होती है आपको। और आप लोग जितना प्यार करते हैं, दुआएं भेजी हैं और सबने लिखा है, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। और कहानी का भी आपने देखा होगा, कहानी के में एक बाकायदा थंबनेल होता था जिस पे लिखा होता था, तस्वीरें लगी होती थी कि आज की कहानी का मौजू क्या है, वो थंबनेल पे, टाइटल पे होता था। वो भी आपको नहीं दिखने को मिल रहा। तो इन सारी चीज़ों की जो रीज़न है वो इंटरनेट था, वाईफाई मेरे पास अवेलेबल नहीं। लेकिन इंशाल्लाह ये हो जाएगा, मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तो दिल से माज़रत ख्वाह हूँ। लेकिन आज एक कहानी भी इस तरह की ढूंढ के लाया हूँ, एक मज़ेदार कहानी जो आपको अच्छी लगेगी। बहुत सारी कहानियाँ मैं इंटरनेट ना होने की वजह से पढ़ता तो रहा हूँ, डाउनलोड की हुई हैं मैंने, वो जो लोगों ने मुझे भेजी हैं वॉइस मैसेज के ज़रिए मैंने डाउनलोड कर ली थी। तो वो जो कहानियाँ मैं पढ़ रहा था, सारी सुन भी रहा था, तो वो इनमें से मैंने बेहतरीन भी सिलेक्ट कर ली है। लेकिन इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये अजाला करने के लिए कि जो 2 दिन कहानी नहीं सुनाई, तो ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो हो सकता है आगे भी शायद ऐसा प्रॉब्लम आ जाए नेट का। आज भी भरपूर कोशिश करूंगा कि मोबाइल की जो नेट है उसके ज़रिए, क्योंकि यहाँ पे ज़रा सिग्नल का इशू है, मोबाइल का जो सिग्नल्स है ना यहाँ पे ज़रा वीक है जिस जगह पे मैं हूँ। तो इस वजह से अपलोड करने में भी स्टोरी को या प्रोग्राम को मुझे मसला आ रहा है। वाईफाई का कह दिया हुआ है, जैसे वाईफाई का हो जाएगा इंशाल्लाह ताला फिर उसी तरीके में जुड़ा रहूँगा। लाइव शो भी आपके साथ करूँगा, सारे प्रोग्राम आप अपने देख सकेंगे। लंबी होगी तमहीद, ये इसलिए ज़रूरी थी, बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए हुए थे कि आप कहाँ हैं, हम परेशान हैं। तो आज की जो स्टोरी है उनका नाम मैंने सामने रख दिया था। इनका नाम है जी सरस्वती है या सरस्वती है, मैं माजरत हूँ आपका नाम पढ़ने में अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ। सरस्वती इनका नाम है और खानपुर धानी इनका शहर है। दिल्ली के अंदर एक गांव है खानपुर धानी, जहाँ से इन्होंने मुझे कहानी भेजी है। सरस्वती या सरस्वती इनका नाम है, खानपुर धानी दिल्ली से ये कहानी है जो इन्होंने मुझे भेजी है। वो कहते हैं ये कहानी हमारे बच्चों को भी याद है, बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं और नस्ल दर नस्ल सुनते आ रहे हैं। एक ऐसी कहानी है जो सुनाने वालों को भी मुद्दतों याद रहेगी। जो भी सुनेगा वो भी इस कहानी के सैर से निकल ही सकेगा। जब मैं कहानी को सुना तो मुझे लगा वाकई एक बहुत ही अजीब सी कहानी थी। मैं भी कहानियाँ जब लोगों की पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो अंदाज़ा होता है कि भरी पड़ी है दुनिया कहानियों से और एक से बढ़ के एक कहानी है, जिस तरह की आज की कहानी है। नाम मैं फर्जी कर रहा हूँ, उनका नाम, कहानी तो बिल्कुल सच्ची है लेकिन नाम यूँ समझिए चेंज हो चुके हैं। कोई कुछ बताता है, कुछ बताता है, जो आपको बेहतर लगे। तो मैं उनका नाम यहाँ पे, एक तो रियल नाम जो है वो वही रहने देता हूँ, लेकिन जो लड़के का नाम है वो मैं समीर कर देता हूँ। ये फ़र्ज़ी है। फ़र्ज़ी से मुराद ये है कि उन्होंने 3-4 भेजे, उनमें से कोई भी भेज दीजिए। दरवाज़ा नॉक हुआ, दूध वाले ने दरवाज़ा नॉक किया था और माँ ने जाके कमरे में जब दरवाज़ा खोला और दूध लेके अंदर वापस आई, तो माँ बुड़बुड़ाती हुई कमरे में दाखिल हुई कि आज फिर वो कम दूध दे के जा रहा है। तो वो दादी जो मुसल्ले पे बैठी नमाज़ पढ़ रही थीं, सलाम फेर चुकी थीं और फौरी मुखातिब हुई समीर की माँ से, क्यों आज फिर क्यों कम दूध दिया है? तो समीर की वालदा बोली, वो कह रहा था वो जो पुरानी हवेली है वहाँ आज उन्होंने सारा दूध ख़रीद लिया है।
ये सुनना था कि दादी का पारा ही चढ़ गया। हवेली एक ऐसा नाम था, स्पेशली पुरानी हवेली। जब भी दादी इस नाम को सुनती थी, उनका हम छोटे छोटे से तब से देखते आ रहे थे, पारा बहुत हाई हो जाता था। क्या वजह थी इसकी? अब उसकी समझ आ चुकी थी, इतने बड़े हो चुके थे मैं और मेरी छोटी बहन कि हम जान चुके थे इस राज को कि उस पुरानी हवेली के जिक्र से दादी इतनी गुस्से में क्यों आ जाती हैं। उसकी वजह थी दादा, जो अब तो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, लेकिन उसके किस्से बहुत मशहूर थे, बहुत आशिक मिजाज थे। किसी भी हसीन औरत को देखते तो दीवाने से हो जाते, और इस तरह की बहुत सारी स्टोरियां उनकी भरी पड़ी थी। लेकिन ये जो पुरानी हवेली थी, इसके नाम से दादी क्यों चिढ़ती थी? तो उसकी वजह यह थी, शादी हो चुकी थी, दादी के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे दादा, कि वहीं पे एक दफ़ा गुज़रते हुए उस हवेली के पास से जब वो जा रहे थे तो उनकी निगाह उस महाजबीन पर पड़ गई थी जो उस हवेली के अंदर रहती थी। वो ऐसी महाजबीन थी, वो ऐसी खूबसूरत थी कि दादा ने उसको देख तो लिया, लेकिन सकते की सी हालत में आ गए। ऐसे ही लगा जैसे कोई होश खो दिए हों, पागल से हो गए हों, नींद दीवाने से हो गए हों। बस फिर क्या था, उठते और उस हवेली के चक्कर काटने शुरू कर देते कि दोबारा से उस महाजबीन, उस खूबसूरत लड़की का चेहरा देख सकें, जिस चेहरे ने उन पे ऐसा जादू तारी कर दिया था कि वो सोते जागते उठते बैठते एक ही बात करते थे कि मैंने जिंदगी में इतनी हसीन लड़की नहीं देखी। बस फिर क्या था, जितने भी मौसम गुजरे, चाहे वो शदीद तपती हुई धूप थी, तो फिर तब भी दादा अब्बू उस हवेली के बाहर खड़े होते थे कि मैं उस महाजबीन का चेहरा देख लूं। सर्दियों की रात भी होती थी तब भी बाहर चक्कर लगाते थे, शायद दोबारा उस चेहरे को मैं देख सकूं जिसको एक दफ़ा देखने से ऐसा हुआ था कि मैं मदहोश सा हो गया था। दादी भी जान चुकी थी कि वो कितनी हसीन थी। उससे पहले भी दादा जब भी किसी लड़की को, हसीन चेहरे को देखते थे ऐसा करते थे, लेकिन अब तो बाकायदा दीवाने से हो गए थे, मजनू से बन गए थे, जैसे किसी लैला के पीछे कोई आशिक मजनू बन जाए। और फिर एक ऐसी नौबत भी दादा तक आ पहुंची कि उन्होंने अपनी बहन से कहा कि मेरा रिश्ता उस लड़की के लिए लेके जाइए जिसको मैंने सिर्फ एक दफ़ा देखा है, और वो मेरे दिल में ऐसी उतर गई है कि अगर मैंने उससे शादी ना की या उसको दोबारा ना देखा तो मुझे लगता है मैं जहर खाकर मर जाऊंगा, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। उठते बैठते सोते जागते वो मेरे दिमाग पे इतना सवार हो गई है कि उसको मैं चाहूँ भी तो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। लेकिन वो हवेली के बारे में किसी को कुछ ज़्यादा पता नहीं था। हवेली में कौन रहता था, कितने लोग रहते थे, वो कभी किसी से मिलते नहीं थे, बाहर आते जाते नहीं थे। ऑलरेडी दादा शादीशुदा थे, दादी घर में ही थी। तो हमारी बड़ी फुफ्फो, जिनसे उन्होंने कहा था मेरा रिश्ता लेके जाइए नहीं तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा, उन्होंने उनको बहुत समझाया कि आप शादीशुदा हैं, ऐसा मत कीजिए, दोबारा शादी आपकी नहीं हो सकती। दादी भी उस वक्त हसीनो जमील थी। दादी जिनसे उनकी शादी हुई थी आज बूढ़ी थी, लेकिन आज भी हम दादी को देखते थे तो अंदाज़ा होता था कि उनका गोरी रंगत, चेहरे के नक्श देख के अंदाज़ा होता है ये जवानी में बहुत खूबसूरत रही होंगी। लेकिन वक्त आहिस्ता आहिस्ता दादा को सुकून पे ले आया। उनके दिमाग से वो जो भूत सा था वो उतर गया उस शादी का, लेकिन उस हसीना को कभी भुला ना सके। जितना अरसा जिंदा रहे, चाहे बूढ़े भी हो गए, जब भी उस औरत का जिक्र होता तो एक ठंडी सांस भरते और यादों में चले जाते। क्या था उसके चेहरे में ऐसा जादू जिसकी एक झलक देखने के बाद सारी जिंदगी दोबारा दादा ने किसी और लड़की की तरफ नहीं देखा था। बस उसी लैला का जिक्र करते थे जिसकी एक झलक देख के ऐसे मर मिटे थे कि मरते दम तक उसी को याद करते रहे कि वो कितनी खूबसूरत थी। ऐसी खूबसूरत मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। अब दूध वाला आज ये कह के जा रहा था कि दूध कम आप लोगों को इसलिए दे के जा रहा हूं कि सारा दूध उस हवेली के अंदर रहने वाले लोगों ने
ख़रीद लिया था। माँ ने पूछा भी था कि तुमने सारा दूध उनको क्यों दे दिया। उसने कहा बाजी मैंने तो इतना दुआ करें आपके लिए थोड़ा सा बचा लिया है, बाकियों को तो दूंगा भी नहीं। पूरा जितना भी मेरे पास दूध था आज उन्होंने ख़रीद लिया है। आप तो महीने के एंड में मुझे पैसे देते हैं, वो नकद देते हैं, इसलिए मैं मजबूर हूँ, गरीब बंदा उनको दे देता हूँ। दादी अब मुसलसल बुड़बुड़ाई जा रही थी। हवेली का जिक्र जो आ चुका था, इसके बावजूद कि दादा अल्लाह को प्यारे हो गए थे, लेकिन हवेली के जिक्र पे क्योंकि दादी अजीब सी हो जाती थी तो अभी तक मुसलसल बोले जा रही थी। पता नहीं क्या समझते हैं ये हवेली वाले अपने आप को, सारा दूध ही खरीद लेते हैं। गरीबों का तो इनको ख्याल ही नहीं है, पैसों का इनको बहुत ज़्यादा है, और ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन मैं अब इतना बड़ा हो चुका था कि मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हो गई थी, दादा ने जो देखा किसको देखा था, और जो हवेली है मुझे भी तो उस हवेली को जो पहाड़ों के ऊपर वहाँ पे बनी हुई है उसको जाके देखना चाहिए। पहाड़ कह रहा हूँ, उस ऊंचाई पे जो ऊंचा वो टीला सा बना हुआ है मट्टी का, उसके ऊपर जो वो बनी हुई है, सुन रखा है उस हवेली के बारे में, कभी देखा नहीं है। तो समीर के दिल में भी ख्वाहिश हुई कि मैं इस हवेली को देख सकूं। और दूसरी तरफ मंजर ये था, चूल्हे के अंदर लकड़ियां जलाती मां कह रही थी अपने शौहर से, आज फिर बेटी का रिश्ता मांगने वाले आ रहे हैं। तो अपनी चारपाई पे बैठा वो जो किसी गहरी सोच में गुम था, वो बोला, हां तो मुझे क्यों बता रही हो? बेटी की शक्ल देखी है, उसका चेहरा देखा है, तू नहीं जानती इस चेहरे से कौन शादी करेगा? मैं मन भर भी सोना ला के दूं फिर शायद जाके माने, और मैं गरीब कहां से इतना सोना ला के दूं? तो वो जो चूल्हे पे लकड़ियां जलाती बीवी भी थी, एक बेटी की मां भी थी, पलटी और कहा, तो क्या बेटी का ब्याह नहीं करना? बेटी सारी जिंदगी यहीं बैठी रहेगी, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगर तुम गरीब हो तो क्या इसी बात पे बेटी को मैं सारी जिंदगी घर बिठा लूं? तो वो चारपाई पे बैठा हुआ गरीब सपेरा बीवी की तरफ मुड़ा और शदीद गुस्से में आ गया और आग बगोला होकर बोला, तो मैं बता क्या करूं? जितना कोशिश कर सकता था मैंने कोशिश की है, कर भी रहा हूं, नहीं है मेरे पास दौलत। और तुझे किसने कहा था ऐसी बेटी को जन्म दे जिसकी शक्ल ही ऐसी है जो उसके लिए कोई रिश्ता लेने ही नहीं आता? खानदान तो ये भी सांवला से ही था, क्योंकि ये एक सपेरे की फैमिली थी। इनके रिश्तेदार भी जितने थे, कोई मजदूरी करता था, गुर्बत के हाथों सब मजबूर थे, लेकिन ये थोड़े से उनमें से बेहतर थे कि ये एक सपेरा था, इसका बाप भी सपेरा था, इसका दादा भी सपेरा था, नस्ल दर नस्ल ये सपेरे चले आ रहे थे। ये तो सब के सब सांवले थे, लेकिन बेटी जिसका नाम रानी था, जो कमरे में माँ और बाप की इस लड़ाई को सुन रही थी, वो जानती थी ये लड़ाई पहली दफ़ा नहीं हो रही, ये लड़ाई होती रहती है। माँ रिश्ते की बात करती है और बाप तप जाता है, शक्ल को लेकर बैठ जाता है कि ऐसी शक्ल से कौन शादी करेगा। हाँ, बहुत जहेज मैं दे दूं तो शायद हो सकता है कोई फिर शादी करने के लिए तैयार हो जाए। घर में तो कुछ था ही नहीं देने के लिए, जहेज कहाँ से आता। मियाँ बीवी लड़े जा रहे थे और रानी फिर से शीशे के आगे खड़ी अपने उस चेहरे को देख रही थी, जो काला तो था ही, लेकिन अपने चेहरे को देखते ही वो मुंह जल्दी से नीचे कर लेती थी। वो अपने आप को नहीं देख सकती थी और ऊपर वाले की तरफ देख के गिला सा करती थी, अगर बनाना ही था, इंसान ही बनाना था, थोड़ा सा तो चेहरा अता कर देता। ये कैसा चेहरा दिया है कि खुद शीशे में अपने चेहरे को नहीं देख पा रही। अपने चेहरे को देखती हूँ तो दिल टूट सा जाता है और मुंह नीचे कर लेती हूँ, कोई और कैसे पसंद करेगा इस चेहरे को। मियाँ बीवी लड़ते लड़ते चुप हो चुके थे, लेकिन सपेरा जानता था कि बेटी का चेहरा ऐसा क्यों है। वो बीवी को तो लड़ाई में चुप करा देता था, ये कह के कि तुझे कहा भी था सूरज किरण लगा है, माँ ने मेरी मना भी किया था, बाहर ना जा, इधर ना कर, तू फिर भी बाहर चली गई, इसलिए ऐसी हो गई। नहीं तो बाकी दो बच्चे भी तो हैं, छोटे हैं, देखो उनकी शक्लें भी तो कितनी अच्छी हैं, सिर्फ रानी जो बड़ी बेटी है उसकी शक्ल क्यों है? तेरी वजह से, क्योंकि तू बाहर चली गई थी सूरज ग्रहण में। और वो भी चुप सी कर जाती, जैसे वाकई वो चली गई हो। पढ़ी लिखी वो भी नहीं थी, पढ़ा लिखा ये सपेरा भी नहीं था, लेकिन उसको चुप कराने के लिए ऐसे जुमले बोल के चुप करा देता।
लेकिन सपेरा जानता था कि वो ऐसी क्यों है, उसकी शक्ल ऐसी किस वजह से है। कारोबार तो उसका यही था कि वो जंगलों में जाता था और जंगलों में जाके सांप पकड़ कर लाता और उन सांपों को जाके शहर बेचता था। वो ऐसे नायाब सांपों को पकड़ने की कोशिश करता जिसकी कीमत शहर में अच्छी मिल सके। वो पकड़ भी लेता, लेकिन शहर वाले उसको अच्छी कीमत नहीं देते थे। बस वो सांप ही पकड़ता था, उसी से गुजर बसर होती थी। लेकिन उसके अंदर उम्मीद थी कि किसी न किसी दिन एक ऐसा सांप ज़रूर पकड़ लूँगा जिससे बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, फिर बेटियों की शादी भी कर सकूँगा और जो ज़िंदगी की ख्वाहिशात हैं उनको भी पूरा करूँगा। लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी। रानी अंदर बैठी सोच रही थी और चारपाई पे बैठा सपेरा फिर से गहरी सोच में चला गया था। उस भयानक रात की उसको याद आने लगी जो सिर्फ उस राज से कोई वाकिफ नहीं था सिवाय उस सपेरे के। दूसरी तरफ जो पहला मंजर था जहां पे समीर के घर में दूध वाला दूध देने आया था और दादी बुड़बुड़ा रही थी, वहीं समीर के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे जाना है, उस हवेली को देखना है। और मुसलसल सोचते सोचते एक दिन ऐसा ही हुआ कि उस दिन उसकी छोटी बहन बुखार में थी और माँ ने कहा आज तुम्हें अकेले स्कूल जाना होगा। और वो जब अकेला स्कूल के लिए गया तो उसके दिल में वो जो ख्वाहिश थी कि आज मैंने हर सूरत उस हवेली को देखना है। सुन रखा है, मैंने कभी उस हवेली को देखा नहीं जहां एक महजबीन रहती थी। अब वो माशाअल्लाह नामी क्लास में आ चुका था, समझदार हो चुका था, बड़ा हो गया था, लेकिन उसके अंदर वो महजबीन ऐसी बैठ गई थी। क्या राज है उस हवेली में छुपा। स्कूल से वापसी पे आते हुए उसके कदम खुद ब खुद उस हवेली की तरफ जाने लगे। चलते चलते जब उस हवेली के पास पहुंचा, वो हवेली तो थी लेकिन एक वीरान खंडर नुमा हवेली। जितनी उसने तारीफें सुन रखी थी उस हवेली की, दादी अक्सर जो सुनाती थी कि दादा उस हवेली के चक्कर काटते थे, अपने वक्त में तो वो एक जोबन पर हवेली होगी, आज तो खंडर नुमा हवेली लगती थी। हाँ, उसका लॉन जो था शुरू में वो आज भी बहुत बड़ा लॉन था। घास उगी हुई थी, जंगली बूटियां उग गई थीं। कब से सालों हो गए थे जैसे इस लॉन में किसी ने झांक के भी नहीं देखा था, तभी यहां झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। वो उन झाड़ियों के बीच में से गुजरता हुआ उसके पांव खुद ब खुद उस बड़ी सी इमारत की तरफ जा रहे थे जिसका बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था और उस दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ी इमारत, इतनी बड़ी इमारत जिसका कोई भी नहीं जानता था कि उसके अंदर कितने कमरे हैं, कितने लोग हैं, कौन कौन रहता है। किसी ने आते जाते नहीं देखा था सिवाय उस दूध वाले के जो बताता था कि मुझसे हवेली वाले दूध लेते हैं। वो खड़ा उस हवेली को देख रहा था। उसका कभी जो ईंटें थीं अब वो टूट फूट का शिकार थीं। दरवाज़ा एक लकड़ी का दरवाज़ा था, जैसे बादशाह अपने लिए एक बड़ा सा दरवाज़ा बनाते थे। उसकी दीवारें बहुत ऊंची थीं, बहुत मजबूत दीवारें थीं। वो एक किला नुमा था, जैसे एक बादशाह अपने लिए किला बनवाते थे पुराने दौर का, इसी तरह की वो एक बहुत बड़ी ऊंची हवेली बनी हुई थी। कोई चाहता भी उस हवेली की दीवारों को पार करना चाहता तो वो इतनी ऊंची थीं दीवारें कि कोई भी उन दीवारों की दूसरी तरफ नहीं जा सकता था। जाने का रास्ता था तो सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद बड़ा सा लकड़ी का गेट जिसको खोल के उसके अंदर जाया जा सकता था। समीर चलता चलता उस दरवाजे के करीब पहुंच गया। उसने उस दरवाजे को देखा, उस हवेली को देखा और खड़ा सोचता रहा कि कौन रहता होगा इस हवेली के अंदर। क्या आज भी वो महजबीन, वो हसीनो जमील जो कभी दादा की जवानी में जवान थी, आज तो वो बूढ़ी हो गई होगी, लेकिन आज भी वो इसी हवेली में रहती है। वो एक ऐसी औरत थी जिसकी एक झलक दादा ने देखी थी तो बुढ़ापे तक, मरते दम तक उसकी तारीफें करते रहे। वो कितनी हसीन होगी, मगर वो अब तो बूढ़ी होगी। क्या वो अब भी इस हवेली में रहती है? हाँ, इस हवेली में कोई रहता तो है। और ये बात भी है कि जिस तरह दादा बताते थे कि वो जब हवेली के चक्कर काटते थे तो किसी को आता जाता नहीं देखते थे, सिर्फ एक दफ़ा झलक देखी थी उस महजबीन की। अब भी वैसा ही अंदाज था, आता जाता कोई नहीं था, सिर्फ दूध लेते थे। मतलब यही था, है कोई इस हवेली में जो बसते हैं।
आज भी किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, तो वो महाजबीन, वो बूढ़ी हो के भी आज यहीं होगी। वो कुछ देर खड़ा वहीं सोचता रहा, उसके बाद वो वापस घर की तरफ चल पड़ा और अपने घर पहुंच गया। उधर रानी, उसका बाप और उसकी मां आज भी परेशान थे। लड़के वाले फिर आए थे, उन्होंने लड़की को देखा था और देखते ही तौबा तौबा करते हुए चले गए थे कि ऐसी लड़की कौन करेगा इससे शादी। उस रात फिर से रानी रात सारी सो ना सकी। वैसे तो वो सब बर्दाश्त कर जाती थी, लेकिन जब कोई रिश्ता देखने के लिए आता था और आके तौबा तौबा या ऐसे दिल जलाने वाले जुमले कहते हुए वापस जाते थे, तो वो रात सारी रोती रहती थी और जागती रहती थी। आज भी वो रो रही थी और जाग रही थी। दूसरी चारपाई जो बाहर सहन में थी, वहीं लेटा उसका बाप, वो सपेरा, भी उस रात को याद कर रहा था जब उसकी बीवी मां बनने वाली थी, पेट से थी, और वो जंगल में दोस्तों के साथ सांप ढूंढने के लिए निकला हुआ था। आज भी वो तलाश में गया था, किसी ऐसे सांप की तलाश में जो बहुत ही नायाब नस्ल का सांप हो, उसको पकड़े और उसको बेच सके। वो सांप को ढूंढते ढूंढते उसके सपेरे दोस्त और वो मुख्तलिफ सिमतों में फैल गए, यहां तक कि एक जगह पे उसको एक ऐसा सांप सामने नजर आ ही गया जो बिल्कुल गोल्डन सा था, सोने के रंग जैसा, ऐसा कि दूर से लगा जैसे सोना पड़ा हो, और जब उसके करीब गया तो वो फन फैलाकर खड़ा हो गया, बिल्कुल सोने के रंग जैसा, गोल्ड जैसा सांप था। उसको देखते ही वो समझ गए एक नायाब नस्ल का सांप था। वो फौरी इस कोशिश में लग गया कि इस सांप को पकड़ सके। उस सांप को पकड़ने की तगोदो में ऐसा लम्हा आ गया कि सपेरे को लगा कि उसकी ज़िंदगी खतरे में है। एक ही हल है, वो इस सांप को मार दे, वरना सांप उसको डस लेगा। सांप और वो इस सिमत में आगे थे, दोनों आमने सामने थे कि अब या तो वो सांप को मार देता या सांप उसको डस लेता। और सपेरा जानता था कि सांप ने मुझे डस लिया तो मेरा बचना नामुमकिन है। अपनी जान बचाने के लिए उसने फौरी तौर पे सांप को मार दिया। इतना डर गया था, इतना कांप रहा था कि उसको मारते ही भाग पड़ा, दोस्तों के पास पहुंचा और कहा बड़ी मुश्किलों से जान मैंने बचाई है, और जान बचाकर घर पहुंचा। घर पहुंच के उसको याद आया अपने बाप दादा का नस्ल दर नस्ल बताया हुआ पैगाम, वो नसीहत वो भूल गया था आज, जिस पे वो हमेशा अमल करता आया था, आज अमल नहीं कर सका था। उसके दादा, उसके बाप ने उसको कहा था कभी भी सांप से लड़ाई हो जाए और सांप को मारना ही पड़ जाए तो इस अंदाज में सांप को मारना कि उसका सर कुचल देना, इस अंदाज में उसका सर कुचलना कि उसकी आंखें ज़ाय हो जाएं। अगर तुमने उसका सर ना कुचला और उसकी आंखें ज़ाय ना की तो उसकी आंखों में तुम्हारा नक्श रह जाएगा, फिर वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उसकी सांप तो मर जाएगा, सपनी आएगी और तुमसे बदला लेगी। उस रात वो डरते हुए अपने घर तो पहुंच गया, लेकिन रात सारी सो न सका कि मुझसे बदला लेने के लिए कि उसकी मादा सांप आज मेरे घर आएगी। 3-4 रातें वो सोया नहीं, क्योंकि जानता था कि जान बचाने के लिए उसका सर कुचलना भूल गया था, सिर्फ मार के आ गया था। 3-4 रातें वो सो ना सका इस खौफ से कि उसकी मादा मुझे मारने आएगी। लेकिन 4-5 दिन तक जब कोई मादा ना पहुंची तो वो रिलैक्स हो गया कि चलो मेरी जान बच गई। लेकिन कुछ अरसे बाद जब उसके यहाँ बेटी पैदा हुई तो वो ये देख के हैरान रह गया। उसकी दाईं सीधी साइड पे जो गाल थी, उस गाल पे ऐसी तशबीह थी जैसे कोई सांप सा बना हो, ऐसी लाइन सी थी, ऐसा मुंह सा उस लाइन के आगे थी जैसे कोई सांप किसी ने बना दिया हो। वो चेहरा इतना उस सांप के बने होने की वजह से भदा सा लगता था, इतना बुरा सा लगता था कि जब भी रानी बड़े होके शीशे के आगे अपने उसी भदे हिस्से को देखती थी जो सांप की तरह काला स्याह और भदा सा था, अजीब सा था, तो वो अजीब सी हो जाती। तभी वो समझ गया था मादा सांप ने मुझे मारा तो नहीं, लेकिन मेरी बेटी जो पैदा नहीं हुई थी, माँ के पेट में थी, उस पर ज़रूर असर दिखा गया कि जब वो पैदा हुई तो उसके चेहरे पे नक्श छोड़ गया। भदा तशबीह थी, बिल्कुल सांप की तरह का नक्श। चेहरा कम, सांप ज़्यादा नज़र आता था। जो भी देखता डर सा जाता, कराहत सी आती।
और रानी भी अपने इस चेहरे से नफरत करने लगी थी, एक सांप की तरह का चेहरा। और इस राज से सिर्फ सपेरा ही वाकिफ था कि क्यों उसकी बेटी पे ऐसा सांप का नक्श बना है। उससे एक गलती हुई थी, वो आंखें कुचलना भूल गया था। उस रात भी वो तौबा तौबा करते हुए जब गए थे, ये कहते जाए थे ऐसी सांप की तरह की लड़की के साथ कौन, सांप वाली शक्ल की लड़की के साथ कौन शादी करेगा। तो वो रो रही थी और आज वो फैसला कर रही थी। जहां बाहर चारपाई पे लेटा बाप याद कर रहा था कि उस रात क्या हुआ था, वहीं अंदर लेटी रानी फैसला कर रही थी, अब मैं सारी ज़िंदगी शादी ही नहीं करूँगी। अब मैं माँ बाप से कह दूँगी मुझे किसी के साथ नहीं ब्याहना, मुझे शादी नहीं करनी, मैं नहीं चाहती मज़ीद कोई आए और मेरा दिल दुखा के जाए। बस आज के बाद कोई भी मेरा रिश्ता देखने के लिए ना आए। दूसरी तरफ समीर उस हवेली को, बंजर हवेली को, खंडर नुमा हवेली को देख के वापस अपने घर तो पहुंच गया था, लेकिन अब उसके अंदर एक बेचैनी सी लगी हुई थी। एक ऐसी बेचैनी, एक ऐसी जैसे कोई हवेली उसको बुला रही हो। वो रात को सोता था तो ख्वाब में वो हवेली उसकी ख्वाब में आती थी, उसका वो दरवाज़ा ख्वाब में आता था। वो दरवाज़ा इस अंदाज में ख्वाब में आता जैसे कोई कह रहा हो, आओ इस दरवाजे को आके खोलो। कोई तिलिस्म था, कोई सहर था, कोई जादू था उस हवेली के अंदर। वो कई दिनों तक सोचता रहा कि मुझे उस हवेली की तरफ जाना चाहिए, मेरे अंदर बेचैनी है, मैं जब तक उस हवेली के अंदर नहीं जाऊंगा मैं बेचैन रहूंगा। आखिर एक दिन फिर से उसको मौका मिल गया। बहन आज स्कूल नहीं गई थी और वो हवेली की तरफ चला गया। वही खंडरनुमा लॉन सा था, वही खंडरनुमा हवेली, झाड़ियां सी उगी हुई थी। उन झाड़ियों के बीच में से चलता हुआ आज भी उसी बड़े से लकड़ी के गेट की तरफ गया और ऐसे उसको लगा ये वही गेट है जिसको वो रोज़ ख्वाब में देखता है। ये वही गेट है जो ख्वाब में ना सिर्फ उसको नज़र आता है बल्कि उसको आवाज़ आती है अंदर आओ। और आज वो उसके अंदर जाना चाहता था। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़ी से उसका दिल धड़क रहा था। वो लाल ईंटों वाली वो पुरानी सी हवेली उसकी आंखों के सामने थी। कौन है इस दरवाजे के उस पार? वो हसीन व जमील, वो बूढ़ी हो गई हुई औरत या कोई उसकी जवान बेटी? अगर वो औरत जिसको दादा ने देखा था जो इतनी हसीन थी और आज बूढ़ी हो गई होगी तो उसकी कोई जवान बेटी होगी, उसके बच्चे होंगे। क्या है राज? ऐसी बातों को सोचते सोचते उसने दरवाजे पे हाथ मारा इस अंदाज में जैसे दरवाज़ा खटखटाया जाता है, और यूं उसने दरवाज़ा खटखटा दिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उसको उम्मीद थी कि दूसरी तरफ से कोई आके दरवाज़ा खोल देगा। कुछ देर वो खड़ा रहा, दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। फिर से उसने दरवाज़ा खटखटा दिया। दूसरी दफ़ा भी दरवाज़ा खटखटाने पे अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो दिल की धड़कन और तेज़ सी हो गई। जबकि दरवाज़ा तो कोई खोल नहीं रहा था, दिल मज़ीद तेज़ धड़कता जा रहा था कि तीसरी दफ़ा फिर से दरवाज़ा खटखटा दिया। काफ़ी देर खामोशी रही, काफ़ी देर खामोशी रही। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो मायूस सा हो गया, लेकिन एक बात पे अभी भी परेशान था, दिल क्यों इतनी तेज़ी से धड़क रहा है। जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो मुड़ा वापस जाने के लिए, और जैसे ही मुड़ा तो पीछे से किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। कोई चल के भी नहीं आया था, ऐसा लगता था कि जिसने दरवाज़ा खोला है वो वहीं पे खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा था ये मुड़े तो दरवाज़ा खोला जाए। वो जैसे ही मुड़ा दरवाज़ा खोल दिया गया। जैसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, समीर तेज़ से मुड़ा देखने के लिए कि पीछे कौन है, तो पीछे वाकई एक हसीनो जमील लड़की खड़ी थी। इतना हसीनो जमील लड़की जो उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। और वो खड़ा उसको देखता ही रहा, देखता ही रहा। वो लड़की तो नहीं थी, वो एक औरत सी थी, वो 25 साल की औरत, 25-26 साल की लड़की, औरत नहीं लड़की ही थी। जो उस लड़की ने, जो हसीन व जमील थी, उसका रंग ऐसा सफ़ेद था, दूधिया सफ़ेद, और बहुत हसीन व जमील। और उस लड़की ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा आओ अंदर आओ।
उसका बुलाना था, जैसे इस पे जादू सा हो गया, उसके चेहरे के अंदर ऐसा मस्त सा हुआ कि वो उसके पीछे चल पड़ा। वो उसको लेके हवेली के अंदर गई तो हवेली की हालत अंदर भी कुछ इतनी खास अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी हर चीज़ सलीके से रखी गई थी। जितनी बाहर से खंडर नजर आती थी, अंदर से उतनी खंडर नहीं थी। अंदर बहुत अच्छी हालत में थी। हवेली के अंदर वो सब कुछ था जो एक दौलतमंद हवेली के अंदर होना चाहिए। फानूस लटक रहे थे, नीचे कालीन बिछे हुए थे, फर्नीचर उम्दा किस्म का रखा हुआ था। हर वो चीज़ जो बादशाहों नवाबों के पास होती है, अमीरों के पास होती है, वैसी ही उस हवेली के अंदर थी। बज़ाहिर बाहर से खंडर नजर आने वाली हवेली अंदर से बहुत ही शानदार हवेली थी। वो उसको ऐसे चलाते हुए लेके गई और एक ऐसे कमरे में जाके बिठाया जो एक ड्राइंग रूम था, बहुत बड़ा ड्राइंग रूम, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको सजाया गया था। वो उसके सामने जाके बैठी, उसके चेहरे को मुसलसल देखे जा रहा था और वो ये बात जान चुकी थी। तभी वो उससे मुखातिब हुई, क्या नाम है तुम्हारा? वो जैसे चौंक सा गया और उसके चेहरे को घूर रहा था। उसने जल्दी से नीचे देखा और कहा, मेरा नाम समीर है। कहा, समीर पढ़ते हो? समीर ने नीचे ही सर किए हुए गर्दन हिलाई। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? उसने कहा, 9th क्लास में। तो उसने गिलास उठाया और गिलास उठा के उसके सामने रख दिया। वो दूध से भरा हुआ था। कहा, ये तुम्हारे लिए, तुम मेहमान हो, पहली दफा मेरे घर में आए हो, दूध पियो। समीर ने दूध की तरफ देखा और जैसे सवालिया निशानों से पूछना चाह रहे हो कि दूध क्यों, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे घर में सिर्फ दूध ही होता है और कुछ खाने पीने को इस वक्त है नहीं जिसकी तुम्हें मैं दावत दे सकूं, इसलिए दूध ही है इस वक्त, इसलिए मैं तुम्हें दूध पेश कर रही हूं, ये दूध पियो। समीर ने दूध का गिलास नहीं उठाया और उससे बातें करता रहा। उसके शहर में, उसके जादू में, उसके हुस्न में ऐसा खो सा गया कि उसके साथ काफ़ी देर बैठा बातें करता रहा। और उसके बाद उसको एहसास हुआ टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो वो एकदम से उठ के खड़ा हुआ कि मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। तो वो भी अपनी जगह से खड़ी हुई और कहा, समीर दोबारा कब आओगे? वादा करो फिर आओगे। समीर ने उसके चेहरे की तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो क्यों, तो उसने कहा, इसलिए कि इस घर में बहुत अरसे बाद कोई दाखिल हुआ है, बहुत अच्छा लगा है, अच्छा लगा है, तो ख्वाहिश ये है कि तुम आया करो, मिलते रहा करो, कि हमसे भी कोई मिलने वाला आया है। कब आओगे? समीर ने वादा किया, मैं जल्दी आऊँगा, और वहाँ से रवाना हो गया। रास्ते में जाते हुए उसका दिल धड़क रहा था और वो सब मंजर उसको याद आ रहे थे। हवेली के अंदर का सीन भी याद आ रहा था और कमाल किस्म की खूबसूरत अंदर की हवेली, और वो हसीनो जमील लड़की, वो कौन थी? घर में और कितने लोग थे? क्या दादा ने इसकी माँ को देखा था, या दादा ने किसको देखा था? ये उसकी बेटी है, ये कौन है? वो कुछ नहीं पूछ सका था। ऐसा सहरज़दा हुआ था, ऐसा उसके जादू, हुस्न के जादू में खो गया था कि ढेर बातें की लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ सका, नाम तक भी ना उससे पूछ सका। घर चला गया। उधर वो रानी, आज भी उसको नींद नहीं आ रही थी। काफी अरसा हो गया था, वक्त गुजर गया था। रानी से जो 2 छोटी बहनें थीं उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन रानी अब 26 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। ये रात की कौन सा पहर था वो नहीं जानती थी। वो तारों को देख रही थी, जाग रही थी, अपनी जिंदगी के बारे में सोच सोच के थक गई थी कि इससे तो मर जाना ही बेहतर है, कैसी बुरी जिंदगी है। छोटी बहनें ब्याई गईं, मैं खुद अपने चेहरे को नहीं देख सकती, इतना भला चेहरा है, तो कोई मुझे, मेरे चेहरे को क्यों देखेगा? कोई क्यों मुझसे शादी करेगा? कि वहीं पे इन ख्यालों में गुम थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई, तो अपने ख्यालों से न सिर्फ चौंक गई, उठी, चलती हुई दरवाजे के पास गई, आवाज़ दी, कौन? तो बाहर से बाप बोला, रानी मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। बाप की आवाज़ सुन के उसने दरवाज़ा खोल दिया और बाप अंदर आ गया। पूछा, माँ कहाँ है? कहा, अंदर सो रही हैं, आपके लिए खाना लेके आऊँ? उसने कहा, नहीं, बस तुम जाकर सो जाओ। बाप के अंदाज से लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा खुश है।
वो 3 दिन पहले जंगल में गया था, उसी तरह रूटीन वाइज जिस तरह वो जाता था जंगल में, अपनी वो सांप की पटारी लेके, जिसके अंदर वो सांप पकड़ने के लिए जाता था, वो पटारी अपनी लेके जाता था। उस पटारी को अपने एक पीछे उसने कपड़ा लटकाया होता था, उसके अंदर डाल देता। आज भी वही कपड़ा लटकाए आया था जिसमें वो उसकी पटारी थी। दरवाज़ा बंद करके रानी जाके अपने कमरे में लेट गई और साथ वाले कमरे में उन आवाज़ों को सुनना शुरू हो गई जो उसका बाप उसकी माँ को उठा के कह रहा था। उसके बाप की आवाज़ पुरजोश थी और वो कह रहा था, उठो उठो, देखो आज क्या हुआ है। उसकी माँ नींद से जाग गई और पूछा, क्या हुआ है? कहा, जिस सांप की तलाश से मैं इतने अरसे से था, आखिरकार मैंने उस सांप को पकड़ ही लिया है। उसकी माँ बोली, क्या मतलब? कहा, अब हम अमीर हो जाएंगे। मैं चिड़ियाघर वालों को यह सांप बेचूंगा। इतना नायाब सांप है, तुम सोच भी नहीं सकती। इसका इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि हम अपनी रानी की शादी भी कर सकेंगे। हमारे पास भी बहुत अच्छा घर होगा, सब कुछ होगा, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें होंगी। ऐसा नायाब सांप हाथ लगा है जिसकी कब से मुझे तलाश थी। उसकी माँ भी उठ बैठी और कहा, अच्छा? कहा, हाँ, इससे पहले जितने भी मैंने सांप पकड़े हैं, कभी किसी की मुझे अच्छी कीमत नहीं मिली, इसकी मिलेगी। उसकी रीज़न ये है, ये वाकई बहुत नायाब है। इस सांप की ख़ास बात यह है कि ये सांप अगर किसी लड़की को काट ले और अगर किसी लड़की को ये सांप काट ले तो उसके बाद वो लड़की ना सिर्फ हसीनो जमील हो जाएगी बल्कि लंबी उम्र पाएगी। इसके काटने से वो लड़की हसीनो जमील हो जाएगी और बहुत लंबी उम्र गुजारेगी। उसके बाद भी वो बहुत सारी उस सांप के बारे में बातें करता रहा था। उससे पहले सिर्फ इतना ही सुना था रानी ने, जो साथ वाले कमरे में बाप के पुरजोश लहजे को सुन रही थी, जो कह रहा था कि ये नायाब नस्ल का सांप है जिसके चिड़ियाघर वाले बहुत ज़्यादा पैसे देंगे। ऐसा सांप कभी कभी मिलता है। देवता सांप कहा जाता है जिसको, देवता सांप। ये देवता है, ऐसा देवता सांप के जो सदियों में किसी को मिलता है, जिसको मैंने पकड़ लिया है। और ये देवता सांप माला माल कर देता है, जिसके हाथ लगे उसको माला माल कर देता है। और जो उससे कटवा ले कोई औरत, कोई लड़की, तो सारी जिंदगी हसीनो जमील और जवान रहेगी और कई 100 साल उम्र पाएगी। और उसके बाद वो क्या कह रहा था, उसके आगे तो रानी के कान बंद ही हो गए। जैसे उसके दिमाग में एक ही आवाज़ गूंजना शुरू हो गई, जिसको वो काट ले वो सारी ज़िंदगी हसीनो जमील रहेगी, एक ही उम्र रहेगी और कभी भी वो बूढ़ी नहीं होगी। वो हसीनो जमील हो जाएगी, कई 100 सालों तक जिंदा रहेगी। बस ये फिक्रे थे जो उसके दिमाग में गूंजे जा रहे थे। वहाँ उसका बाप और उसकी माँ क्या बात कर रहे थे वो नहीं जानती थी। बस यही जुमले थे जो उसके दिमाग में गूंज रहे थे कि किसी को अगर ये डस ले तो वो हसीनो जमील हो जाएगी। वो रात सारी सो ना सकी। उसका बाप और उसकी माँ सो गए। सुबह उसका बाप उठा और कहा, मैं शहर बात करने के लिए जा रहा हूँ, इसका सौदा करने के लिए जा रहा हूँ, इसको घर में रख के जा रहा हूँ। पहले मैं बात कर रहा हूँ, इसके पैसे तय कर रहा हूँ, कहीं ये ना हो इसको लेके जाऊँ और कोई मुझसे छीन ले। पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सौदा कर रहा हूँ, फिर मैं इसको लेके जाऊँगा। तूने हिलना नहीं है, कमरे का पहरा देना है और इस पटियारी के, सांप की पटारी के करीब भी किसी को नहीं जाने देना। बाप चला गया और माँ सारा दिन पहरा देती रही कि कोई भी सांप के करीब भी ना जा सके। और रानी बेचैन थी कि माँ कहीं इधर उधर से हटे और उसको मौका मिले, क्योंकि रात सारी जो दिमाग में फिक्रा गूंजता रहा था वो फैसला कर चुकी थी अपने आप को उस सांप से डसवाने का। क्योंकि अगर सांप उसको डस लेता तो वो हसीनो जमील हो जाती और कई 100 सालों तक जीती। माँ सारा दिन कमरे से हिली तक नहीं। जब शाम हुई तो उसने कहा, रानी इधर आ, तेरा बाप जिम्मे लगा के गया है, इधर एक ख़ास चीज़ बाप रख के गया है, तूने पहरा देना है। अंदर तूने भी नहीं जाना, बाहर दरवाजे पे बैठी नहीं, कोई बाहर से आए, मेहमान आए, हमसाया आए, अंदर तूने किसी को नहीं जाने देना, यहीं बैठ के पहरा देना है, अंदर तूने भी नहीं जाना। मैं बस नदी पे जा रही हूँ, नहा के अभी आती हूँ।
क्योंकि माँ जानती थी कि जो कुछ रात हमने बातें की हैं बेटी ने नहीं सुनी। वो नहीं जानती थी कि बेटी सब कुछ जान चुकी है। माँ नदी पे नहाने चली गई और फौरी तौर पे रानी अंदर कमरे में दाखिल हुई और उस पटारी को उसने उठा लिया, जो उसके अब हाथों में वो सांप की पटारी थी, जिसके अंदर लर्जिश सी बताती थी कि इसके अंदर कोई सांप है। पटारी को उठाने से वो अंदर लरज रहा था, हिल रहा था, उसका जिस्म हिला रहा था उस पटारी को, और वो देख रही थी कि उसकी तकदीर बदल जाएगी, अभी उसकी किस्मत बदल जाएगी अगर ये सांप उसको डस ले। और डरते डरते उसने उसका ढक्कन खोल दिया। जैसे ही उसने उसका ढक्कन खोला तो उसके अंदर से एक गोल्डन कलर का सांप जो अंदर गोल लिपटा हुआ था ऐसे उठकर सीधा खड़ा हो गया। और फुंकारना शुरू हो गया। उसकी फुंकार बताती थी जैसे वार्निंग दे रहा हो, हट जाओ नहीं तो मैं डस लूंगा। और तभी रानी ने अपनी आंखें उस सांप की आंखों में डाल दी। अब रानी की आंखें उस सांप को देख रही थी और सामने फुंकारता हुआ सांप जो छजली मार के ऐसे फन फैलाए सामने खड़ा था, जो आवाज़ भी निकाल रहा था, वो भी रानी की आंखों में देख रहा था, जैसे रानी की आंखों में देखते हुए कह रहा हो हट जाओ नहीं तो मैं डस लूंगा। रानी भी उसको आंखों में कह रही थी डस लो। तभी वो जो रानी के हाथ में पटारी थी जिसके अंदर करता हुआ फन फैलाए वो सांप खड़ा था, वार्निंग देता हुआ एकदम से आगे हुआ और उसी गाल पे, जिस गाल पे सांप का नक्श था, सांप की तस्वीर थी, वहीं पे ही उसने रानी को डस लिया। दूसरी तरफ समीर जब से उस हसीनो जमील लड़की से मिल के आया था, वो 9th क्लास का स्टूडेंट था, 9वीं क्लास में पढ़ता था, लेकिन अब बेचैन सा हो गया था। उसको हर वक्त ऐसे महसूस होता है जैसे वो उसको कह रही हो तुमने वादा किया है आते रहना, वो उसको बुला रही हो। वो चाहता उसकी तरफ ना जाए, अजीब सा उसको लगता था। वो खंडर नुमा बिल्डिंग, उसके अंदर वो रहती हुई हसीनो जमील वो लड़की, वो सब कुछ उसे अजीब सा लगता। उसके बावजूद उसका दिल करता वो वहाँ पे जाए। कुछ दिन तक तो वो कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार फिर एक दिन दिल के हाथों ऐसा मजबूर हुआ कि चलता हुआ सीधा उस हवेली के दरवाजे पे पहुंचा। और उसने दरवाज़ा नॉक ही किया था कि पहली ही दफ़ा दरवाज़ा खटखटाने पे वो हसीनो जमील दरवाज़ा खोलने के लिए सामने खड़ी थी। आज तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, वो वैसे भी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन आज उसने जो लिबास ज़ेब तन कर रखा था वो इंतहाई महंगा तरीन लिबास था, ऐसा जैसे कोई दुल्हन किसी शादी पे पहनती हो। उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ था, उसने हार श्रृंगार किया हुआ था, उसने गहने पहने हुए थे, सोने ज़ेवरात से वो लदी हुई थी। उसने उसको कहा अंदर आओ, तो उसने पूछा आप कहीं जाने के लिए तैयार हुई हैं? तो उसने कहा नहीं, मैं कभी भी घर से बाहर नहीं जाती, आओ अंदर आओ। तो उसने कहा आप इतनी तैयार क्यों हुई हैं? उसने कहा इसलिए कि आज मेरे घर में मेहमानों ने आना है। तभी समीर ने कहा इसलिए आज आपने सारा दूध भी खरीदा है? आज फिर दूध वाला बता रहा था कि फिर उन हवेली वालों ने सारा दूध खरीद लिया है। आपने सारा दूध फिर खरीद लिया? तो वो मुस्कुराई और कहा हाँ, आज क्योंकि मेहमानों ने आना है तो इसलिए फिर मैंने सारा दूध खरीद लिया है। समीर समझ गया कि इन्होंने कोई मीठा स्वीट डिश, खीर कुछ बनानी होगी, इसलिए उन्होंने खरीद ली। वो उसको लेके चलती हुई उसी कमरे में जहां वो पहले दिन बैठे थे वहां जाकर बैठ गए। आज नजरें हटती ही नहीं थी। वो बहुत हसीनो जमील थी। उसकी आंखें, उसके होंठ, उसके गाल, उसके बाल, उसके हाथ, उसके हाथों की उंगलियां, उसकी गर्दन सुराही की तरह गर्दन, वो इतनी हसीनो जमील थी। वाकई इस दुनिया में ऐसी हसीनो जमील लड़की नहीं हो सकती। ऊपर से जिस तरह का उसने लिबास से बेतन कर रखा था, लगता था समीर को जैसे वो किसी बादशाह के महल में बैठा हो और एक महारानी शहजादी उसके सामने बैठी हो, इंतहाई कीमती नफीस लिबास के अंदर हसीनो जमील कोई। उसके साथ बैठ के बातें करता रहा। तभी उसके दिमाग में वो ख्याल आया कि मैंने पिछली दफा भी नहीं पूछा, और पूछा
आपका नाम क्या है? तो उस हसीन महजबीन, उस शहजादी, उस परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम रानी है। देखा, रानी से कहा, आपके साथ और कौन रहता है यहां पे? रानी बोली, मैं यहां अकेली रहती हूं। तभी उसने कहा, एकदम से उसकी निगाह सामने पड़ी तो उसने कहा, इतना ज्यादा दूध, ये तो खराब हो जाए, इसको आप काट लें, इसको आप ये कर लें। उसने कहा, नहीं, बस शाम होने से पहले पहले मेरे कुछ मेहमान कुछ रात को आएंगे, स्पेशल मेहमान रात को आएगा, और उससे पहले कुछ और मेहमान हैं, अभी बस आने ही वाले हैं, ये उनके लिए दूध रखा है। वो बैठ के उसके साथ बातें करता रहा कि थोड़ी देर गुजरी कि एकदम से रानी चुप हो गई। कहा, मेहमान आ चुके हैं। ये कहना ही था कि उस समीर ने वहां पे बैठे हुए देखा कि उस कमरे में, जो बहुत बड़ा हाल नुमा कमरा था, उसके हर कोने के अंदर से मुख्तलिफ रंग के, मुख्तलिफ नस्ल के खूबसूरत इंतहाई चमकते हुए सांप निकलने लगे। उसको डर जाना चाहिए था, समीर को घबरा जाना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर ऐसा सहर, ऐसा जादू सतारी था। वो अपनी जगह पे बैठा रहा, उसको कुछ भी ना हुआ। और सांप जमा होते गए, इधर से उस कोने से उस जगह से ढेरों ढेर, कोई 20-25 सांप जमा हो गए, और वो सारे सांप जमा होकर उस बर्तन के पास पहुंचे, जो बड़ा सा बर्तन रखा था जिसके अंदर दूध था। और रानी देख के उनकी तरफ मुस्कुराई, और जैसे ही रानी मुस्कुराई, ऐसा लगा जैसे उसने कहा हो, प्लीज दूध पीजिए। तभी वो सारे सांप जो अपने फन फैलाए इर्द गिर्द बैठे हुए थे, रंग बिरंगे सांप, वो सारे के सारे दूध पीना शुरू हो गए। थोड़ी ही देर के बाद वो तमाम सांप ने, जितना भी दूध था, सब का सब उन सांपों ने दूध पी लिया, और जिस अंदाज में आए थे, दूध पीकर वापस चले गए। और इतनी देर दोनों खामोशी से उनको दूध पीता हुआ देखते रहे। जब वो वापस जाने लगे तो रानी बोली, हमारे मेहमान थे जो आज आए थे, वापस जा रहे हैं, खास मेहमान रात को आएंगे। फिर उसके बाद ऐसा सहर सा हुआ कि वो मजीद कुछ सवाल ना पूछ सका, बैठ के बातें करता रहा। आज रानी का चेहरा इतना हसीन और जमील था उन लिबास की वजह से कि वो नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। काफी देर जब वो बातें कर चुका तो उसने कहा, अब मुझे इजाजत दीजिए। उसने कहा, जल्दी दोबारा चक्कर लगाना, तुमसे दिल सा लग गया है। तुम इन मेहमानों के अलावा, यही मेहमान हैं जो मेरे साथ रहते हैं, मैं यहां अकेली रहती हूं, बस तुम आए हो तो दिल सा लग जाता है, आ जाया करो, मैं इंतजार करूंगी। उसने उसको कहा और उसको दरवाजे तक छोड़ने आई, और उसके बाद उसको खुदा हाफिज करके दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। और वो अपने घर की तरफ जाते हुए सोच रहा था कि इतने सांप आ गए, मैं डरा क्यों नहीं, मुझे डर क्यों नहीं लगा, मुझे तो कांप जाना चाहिए था, घबरा जाना चाहिए था। मैंने ज़िंदगी में इकट्ठे इतने सांप कभी नहीं देखे, लेकिन वो कितने खूबसूरत थे, चमक रहे थे, सुनहरी रंग के, नीले, पीले, काले, हर तरह के रंग के सांप थे। दूसरी तरफ रानी ने उधर जो सांप से अपने आप को डसवाया था, तो उसके बाद रानी गायब हो गई। जब मां नदी से नहा के अंदर आई तो देखा पटारी खुली हुई है, सांप नहीं है, और बेटी भी घर में नहीं है। पूरे घर में बेटी को ढूंढ लिया तो बेटी को कहीं ना ढूंढ सकी। और जब वो शहर से लौटा तो पूछा क्या हुआ, तो उसको बीवी ने बताया कि बेटी घर में मौजूद नहीं है, और पटारी भी खुली हुई है, सांप भी गायब है। तभी उसने सर पकड़ लिया और ज़मीन पे बैठ गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर बेटी को सांप ने डस लिया तो बेटी गायब हो जाएगी, ऐसी गायब होगी फिर वो सारी ज़िंदगी बेटी को कभी नहीं देख सकेंगे। रोती हुई बीवी ने पूछा, बेटी कहाँ है? तो उसने कहा, तुम्हें मैं बताना शायद भूल गया कि जिस भी लड़की को ये काट लेता है वो हसीनो जमील तो हो जाती है, कई सौ साल जिंदा भी रहती है, लेकिन वो गायब हो जाती है। वो सांप देवता उसको कहाँ ले जाता है ये कोई भी नहीं जानता। हमारी बेटी भी गायब हो चुकी है, अब बेटी को हम सारी जिंदगी नहीं देख सकेंगे। वो सांप देवता था, वो इसलिए नायाब था, इसलिए मैं उसकी बहुत मुंह मांगी कीमत देने को मुझे तैयार थे, मैं उसका सौदा कर आया था। अब हम कभी भी बेटी को और उस सांप देवता को नहीं देख सकेंगे। और यूं दोनों मियां बीवी रोना शुरू हो गए। आज जब समीर उस घर के अंदर बैठा था, वो रात को यही सोचे जा रहा था कि जब मैं उस घर के अंदर बैठा था
जिसने उसको अपना नाम रानी बताया हुआ था, जो सज धज के बैठी थी जैसे कहीं जाने लगी हो, लेकिन कह रही थी जाना कहीं नहीं, आज मेहमानों ने आना है। तो वो समीर लेटे हुए सोच रहा था कैसे मेहमान थे। वो बता रही थी आज पूरनमाशी की रात है। उसने ये लफ्ज़ नहीं सुना था। उसने पूछा पूरनमाशी ये क्या होता है? उसने कहा पूरे चांद की रात, आज पूरे चांद की रात है, तभी आज मेहमान आएंगे। और ऐसा ही हुआ था। थोड़ी देर के बाद ढेर सारे सांप आ गए थे और उसने कहा था वो जो मेहमान हैं ये दूध उनके लिए है। और जब वो सारे सांप आए थे तो आके वो दूध पीना शुरू हो गए थे। तभी वो समझ गया था ये मेहमान थे जिन्होंने आके दूध पीना था। और वो उसको बता रही थी रात को स्पेशल मेहमान आएगा। तो वो नहीं जानता था वो किसको स्पेशल मेहमान कह रही है। वो तो रात को अपने बिस्तर पे लेटा ये सोच के कांपे जा रहा था, डरा जा रहा था कैसे मेहमान थे जो सांपों की सूरत में आए थे और दूध पी के चले गए। वो डरा भी नहीं। उस वक्त उसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई, उस वक्त वो इतना बहादुर कहां से हो गया। और जिस वक्त वो अपने बिस्तर पर लेटा ये सोच रहा था, उसी पूरनमाशी की रात, पूरे चांद की रात को एक सांप जो बहुत तेजी में था, जिसकी उम्र तकरीबन कोई 1000 साल से भी ज्यादा थी, गोल्डन रंग का था, वो बहुत तेजी में था, जैसे उसको कहीं जाने की जल्दी थी। आज पूरनमाशी की रात थी, पूरे चांद की रात, उसने कहीं पहुंचना था। वो आज कहीं खास मेहमान था। वो तेजी के साथ जा रहा था क्योंकि आज वो लेट हो गया था। हमेशा वो वक्त से पहले पहुंच जाता था। आज उसको कहीं दूर से आना था, इसलिए वो बहुत तेजी में आ रहा था। जब उस हवेली के थोड़े ही दूर था, वो कुछ ही फासला रह गया था हवेली का, तो मोहल्ले के अंदर पहरा देता जमील ने देखा कि एक सांप जो गोल्डन रंग का है, बहुत लंबा सा, तेजी के साथ कहीं जा रहा है। वो नौजवान जैसे ही उसकी निगाह उस गोल्डन सांप पे पड़ी तो अपने हाथ में डंडा लिए आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे जाने लगा। वो जो गोल्डन रंग का सांप था, आम हालात में वो एकदम उसको सब हालात का पता होता था। आज वो इतनी जल्दी में था, इसलिए था कि पूरनमाशी की रात को ख़त्म होने में थोड़ा सा ही वक्त बाकी था और अगर वक्त पे वो ना पहुंच सकता तो रानी के साथ बुरा हो जाता। उसको जाने की जल्दी थी, इसलिए वो बेखबर होकर तेजी से जा रहा था। ये भी पीछे ना दे सका कि उस नौजवान जमील ने जो चौकीदारी कर रहा था, गोल्डन सांप को देख के डरते हुए पीछे से चुपके से जाके अपने हाथ को, दोनों हाथों में डंडे को पकड़ा और इतने जोर से उसके सर में चोट मारी कि जब तक वो समझता भरपूर अंदाज की चोट उसके सर पे लग चुकी थी। और उसके बाद मजीद उसने वार करके उसके सर को कुचल दिया। और यूं पूरनमाशी की रात थोड़ी देर के बाद ही ख़त्म हो गई, उजाला सा हो गया। समीर का दिल आज स्कूल जाने को नहीं था, उसका दिल अजीब सा बेचैन सा था। वो स्कूल के लिए तो निकला लेकिन आधे रास्ते से ही वापस आ गया, जैसे उसको हवेली बुला रही हो। अजीब सा बेचैन सा हो रहा था। वो वापस हवेली की तरफ मुड़ा, लेकिन जैसे ही हवेली के करीब किया तो उस लॉन के अंदर, उस लॉन में जहाँ पे झाड़ पूंछ सी थी, उस लॉन में जहाँ पे झाड़ियाँ उगी हुई थी, जंगली पौधे उगे हुए थे, वहाँ पे लोग ही लोग खड़े थे। वो परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। तभी उसने देखा बिल्कुल आखिर में वो दूध वाला जो उनके घर में दूध देने आता था, उसकी आवाज़ आ रही थी। वो कुछ बोल रहा था। वो चलता हुआ पास गया तो उसके कानों ने आवाज़ सुनी। वो कह रहा था मैं रोज़ जब भी दूध देने आता था तो एक खातून का हाथ, इंतहाई नफीस खातून का हाथ बाहर निकलता था और वो मुझसे दूध लेता, पैसे देता और वो अपना हाथ अंदर कर लेती। वो एक बापर्दा औरत थी और इसी बात को समझते हुए कि एक पर्दा नशीन है, पर्दा करने वाली खातून है, इसलिए सिर्फ अपना हाथ बाहर निकालती थी। मैंने उसको कभी देखा नहीं था। आज जब मैं दूध देने के लिए आया, काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। छोटे वाले दरवाजे पे हाथ मारा तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। रोज़ बंद होता था, आज ये अंदर से शायद खुला हुआ था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी निगाह सामने पड़ी। एक अजीब सा मंजर था जिसको बाहर खड़े मैं समझ नहीं पाया। तो मैं डरते डरते अंदर चला गया, आवाज़ें देता हुआ जैसे किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो, क्योंकि इस हवेली में मैंने भी उस औरत के अलावा आज तक किसी को नहीं देखा था। तो ये सोच के मदद की गर्ज से आगे किया कि क्या हुआ। तो मैंने जो मंजर देखा वो बहुत ही खौफनाक, भयानक था। ये सुनना ही था कि समीर जो बाहर उस दूध वाले की, ग्वाले की बातें सुन रहा था, चलता हुआ अंदर चला गया
और उसकी आंखों ने भी जो मंजर देखा तो सामने वही लिबास पहने जो उसने कल उस ड्राइंग रूम में बैठे हुए उस रानी को लिबास पहने हुए देखा था। एक ढांचे को, एक काली बदसूरत चुड़ैल नुमा लड़की को जिसके चेहरे के सीधे दाएं गाल के ऊपर एक सांप की तरह का नक्श था और तकरीबन उसकी उम्र कोई 150 साल होगी। उसके चेहरा झुर्रियों से ढांचा बन चुका था, झुर्रियों से भरा हुआ था, जैसे कोई 150 साल की बूढ़ी औरत होती है। ऐसी बूढ़ी औरत जमीन पे पड़ी थी। कपड़े उसने वही पहन रखे थे जो रानी ने पहने थे, लेकिन वो बहुत भयानक सी थी। उसके चेहरे पे भी एक अजीब सा सांप सा बना हुआ था। वो मरी हुई थी, लेकिन उससे भी बड़ी उसको झटका हैरत का इस तरह लगा कि हवेली के अंदर जब वो दाखिल हुआ, जब वो रोज जितनी दफा भी वो उस हवेली में आया था, तो बाहर तो वो खंडर थी, अंदर एक शानदार हवेली थी। फानूस पर्दे लगे हुए थे, कालीन बिछे हुए थे, उम्दा किस्म का फर्नीचर था। लेकिन आज जब वो दाखिल हुआ, सामने वो मरी हुई रानी पड़ी थी भयानक से अंदाज में, और पूरी हवेली अंदर से भी खंडर थी। अंदर कोई भी फर्नीचर नहीं था, कोई भी फानूस नहीं था, कोई भी पर्दे नहीं थे। सब कुछ ऐसा था, जालों से भरे हुए कमरे, टूटे फूटे जैसे बाहर खंडर थी, अंदर भी वो हवेली टूटी फूटी खंडर बनी हुई थी। कोई साजो सामान नहीं था सिवाय उस रानी की जो 150 साल पुरानी काली स्याह ढांचा बनी हुई रानी थी, जो जमीन पे मरी पड़ी थी। समीर नहीं जानता था ये क्या हुआ है। उसको नहीं पता था कल रात जिस मेहमान ने आना था, जो वो शाम को उसके ड्राइंग रूम में बैठा था और वो बता रही थी पूरन माशी की रात है, मेहमानों ने आना है, तो मेहमान आ गए थे सांप की सूरत में, दूध पी के चले गए थे। और एक मेहमान ने, ख़ास मेहमान ने रात को आना था। वो नहीं जानता था समीर के उसको एक चौकीदार ने मार दिया था। वो जो ख़ास मेहमान था लेट पहुंचा था, जल्दी में था, ना जान सका कि पीछे कोई मारने आ रहा है। उसको कहीं पे किसी ने उसको मार दिया था। समीर जहां नहीं जानता था, वहीं पे वो रानी भी नहीं जानती थी कि जिस रात उसका बाप उस गोल्डन सांप को पकड़ कर लाया था और बहुत ज्यादा जोश में था, अपनी बीवी को बता रहा था कि ये बहुत महंगा सांप है, सांप द्योता है, उसके बहुत पैसे मिलेंगे। इसकी सबसे खास बात यह है कि जिस लड़की को ये डस ले, वो लड़की हसीनो जमील हो जाती है और सारी उम्र हसीनो जमील रहती है जब तक वो जिंदा रहती है, और ये आम इंसानों से कई सौ साल ज़्यादा जिंदा रहती है। ये जुमले तो उसने सुन लिए थे, लेकिन उसके बाद उसके बाप ने क्या कहा था उसने नहीं सुना था, क्योंकि उसके दिमाग में तो सिर्फ ये जुमला गूंजता रहा था, जिसको ये द्योता सांप डस ले वो हसीनो जमील हो जाती है। जिसको ये सांप डस ले हसीनो जमील हो जाती है। उसका दिमाग यहाँ पे फंस गया और इन फिक्रों की गूंज को वो सुनती रही। वो जुमले नहीं सुन सकी जो उसके बाप ने आगे बताए थे। लेकिन अगर ये द्योता सांप किसी लड़की को डस ले, वो हसीनो जमील हो जाती है, सारी जिंदगी एक ही उम्र की हसीनो जमील रहती है और आम इंसानों से कई सौ साल जिंदा रहती है। वहीं पे ये द्योता सांप उस पे पैसों की बारिश कर देता है, उसको धन दौलत सब कुछ दे देता है, लेकिन उसको किसी मर्द की नहीं होने देता। खुद भी उसके पास साल में सिर्फ एक दफ़ा जाता है, और वो जो उसको साल में एक दफ़ा जाता है सिर्फ डसने के लिए जाता है। वो उसको अपना संदूर देकर आता है, और वो उसका संदूर, वो उसका डसना ऐसे है कि अगर वो उसको डसेगा नहीं तो वो सांप भी बेचैन रहेगा, और अगर वो संदूर उसको डसना नहीं डसेगा तो वो लड़की मर जाएगी। जब तक वो पूरन माशी की रात को उजाला होने से पहले पहले रात को आके अगर वो उसको डस देगा तो फिर अगले साल तक वो उसी तरह नौजवान हसीनो जमील रहेगी। जिस रात भी वो उसको नहीं डसेगा उसी रात वो अपनी असली सूरत में वापस आकर मर जाएगी जैसे ही उजाला होगा। और वो जो सांप है, द्योता सांप, उसको जो डसता है वो डसना नहीं, वो उसको अपना संदूर देता है। वो संदूर क्या है? मज़ीद अगले साल की पूरन माशी की रात जब तक नहीं आती वो इसी तरह हसीनो जमील रहेगी, नौजवान रहेगी, धन दौलत सब कुछ उसके पास होगा, लेकिन वो किसी मर्द के पास नहीं जा सकती। वो उसी हवेली में, उस जगह में जहाँ वो उसको रखेगा वो वहाँ कैद रहेगी।
अगर वो सुन लेती रानी तो शायद ये कदम ना उठाती। उसने तो जुमला ही वहां तक सुना था कि इसको डस ले तो वो हसीन और जमील हो जाती है। वो नहीं जानती थी कि ये द्योता सांप हर साल उसको जब तक संदूर नहीं देगा, डसेगा नहीं, वो अगले साल जिंदा नहीं रहेगी। और वो पिछले 150 साल से उसको डसता था, अपना संदूर उसको देता था, और वो जिंदा थी, हसीन और जमील थी, लेकिन एक कैद सी थी। तभी उसने समीर को बुला के कहा था, तुम पहले हो जो इस हवेली में आए हो, आया करो, मुझे अच्छा लगता है। वो भी इस बात से बेखबर थी कि रात को पूरनमाशी की उसी रात को, जिस शाम को उसने बाकी मेहमानों को दूध पिलाया था, उसी रात को वो द्योता सांप भी जमील चौकीदार के हाथों इसलिए मारा गया था। वो द्योता सांप आज बहुत देर से पहुंचा था। उसके बाप ने उसकी मां को बताया था कि ये सांप कहीं पे भी होगा, दुनिया के किसी भी जगह पे होगा, उस पूरनमाशी की रात को ये लाजमी पहुंचेगा उस लड़की को दोबारा संदूर देने, यानी कि डसने। आज भी शायद कहीं वो दूर दराज जगह पे था, तभी इतनी जल्दी में पहुंच रहा था कि वो भूल गया, देखना भी उसको याद ना रहा, इतनी जल्दी में था कि पीछे कोई उसको मारने आ रहा है। हमेशा वो जब भी आता था सुकून से आता था, इसलिए कोई उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। आज बहुत दूर लंबा सफ़र करने की वजह से वो तेज़ी से चल रहा था, देख न सका और मारा गया। उधर वो रात सारी पूरनमाशी की रात को इंतज़ार करती रानी, जब सुबह बाहर उजाला फैला और वो जैसे ही उस उजाले में, उस रोशनी में, उस हवेली के दरमियान में पहुंची जहां पे वो मरी पड़ी थी, बस वो लाइट उस तक पहुंची, उसी लम्हे उसकी शक्ल वही हुई जो रानी की शक्ल थी 150 साल पहले, काली भदी, जिसके एक साइड पे द्योता सांप का नक्श था, तशबीह थी, वही उसी चेहरे में आई और वहीं पे ही गिरी खड़ी खड़ी और मर गई। और यूं समीर और वो सारे वहीं खड़े, उस कहानी को कोई भी नहीं जानता था। और यहाँ पे कहानी का इख्तिताम हो चुका था, रानी भी और द्योता सांप भी मर चुका था। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल पैदा होगा, तो ये किसको कैसे पता लगा? ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जो सपेरों की हैं, सांपों की हैं, शीशनाग की हैं, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनको बहुत सारे ऐसे इल्म वाले थे जिनको पता था उस कहानी का, उन्होंने उस अधूरी कहानियों को मुकम्मल करते थे। लोग जब उस कहानी को रखते थे, समीर जैसों ने आगे कहानी को रखा कि मैंने ऐसा देखा, ग्वालियर ने कहा मैंने ऐसा देखा, उस सपेरे ने कहा ऐसा देखा, तो ऐसे इल्म वाले थे जिनको इनका पता होता था कि एक लड़ियाँ कड़ियाँ कहाँ से कहाँ मिलती थी और ये कहानी क्या थी। तो ऐसी पुरानी बहुत सारी कहानियाँ हैं, मैंने भी सुन रखी हैं, आगे आपको सुनाऊंगा, जिनकी कड़ियाँ लोगों ने मिलाई थी। इल्म वाले थे, ऐसे इल्म वाले जो ख़ास इल्म रखते थे, जिस तरह द्योता सांप था, जिस तरह इसी तरह इल्म रखने वाले थे, उनके पास ऐसी कहानियाँ थीं, वो ये कहानियाँ जानते थे। कैसे उनको पता लगता था, उनको कैसे इस कहानियों का पता होता था, ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो ये कहानियाँ जानते थे। तो ऐसी और भी कहानियाँ इंशाल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा। ये सिलसिला रहेगा, आपके साथ जुड़ा रहूँगा, उसके लिए दिल से अगेन माजरत ख्वाह हूँ। नेट की वजह से आगे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन जैसे ही नेट लग गया, ये मेरा वादा है, मुस्तकिल स्टोरी सुनाऊंगा। हो सकता है आपकी इस नाराज़गी को दूर करने के लिए, नाराज़गी नहीं कहने का मतलब, इस गिले को दूर करने के लिए 5 कहानियाँ सुना दूँ कुछ टाइम तक, ताकि आपका गिला दूर हो सके। जो हफ्ते आप नहीं सुन सके, उनकी भी चौथी के साथ एक 5वीं कहानी गिफ्ट करूँगा कि आपने जो नहीं सुन सकी वो आप सुन सके। तो ये थी आज की कहानी। आप भी अपनी कहानियाँ भेजिए, तो इंशाल्लाह आपकी कहानी को OCS का हिस्सा बनाऊँगा। सो आज की कहानी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।